हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, खास करके प्राचीन भारत के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जब समाप्त हो जाएगा तो हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी डिस्कस करेंगे और डेली आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्न लाए जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। और ये प्रश्न आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे और व्याख्या को भी ध्यान से सुनिएगा और साथ ही जो भी आपकी ज़रूरतें हों, अगर कोई समस्या हो तो भी बताइएगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इनमें से कौन सा न्यायालय था जो कौटिल्य के न्याय व्यवस्था में शामिल था? यानी कि जब मौर्य साम्राज्य था वहाँ पे कौन कौन से न्याय व्यवस्था जो थी वो अस्तित्व में थी, आपको ये बताना है। और आपके सामने है पहला ऑप्शन धर्म महामात्र, दूसरा है धर्म अस्थीय, तीसरा है रज्जुक और चौथा है कंटक शोधन। आपको बताना बच्चों, कूट की सहायता से बताना है कौन कौन सा न्यायालय जो है मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। और ये आपको कूट की सहायता से बताना। आपके सामने कूट है, क्या पहला दूसरा है, क्या दूसरा तीसरा है, क्या पहला तीसरा है या दूसरा चौथा है। आपको बताना बच्चों कौन सा है जो कि आपका सही है, यानी कि मौर्य साम्राज्य में ये शामिल था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में आया है और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सा होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, मैं स्क्रीन को छोटा कर दे रही हूँ, आप एक साथ सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। अब बताइएगा कौन सा है जो आपका सही है। आई होप आंसर मिल गया होगा आप लोगों को और आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं आपका कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए जो मौर्य साम्राज्य है यहाँ पर जो शामिल था वो था धर्मस्थीय और कंटक शोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय है ये आपका कैसा न्यायालय है? ये आपका है जो है याद रखेंगे बच्चों, दो तरह के न्यायालय होते हैं, एक तो फौजदारी न्यायालय होता है और एक दीवानी न्यायालय होता है। तो जो आपका कंटक शोधन है ये आपका फौजदारी न्यायालय होता है। फौजदारी न्यायालय होता था, यानी कि जहाँ पे झगड़े और मारपीट का निर्णय होता था। धर्मस्थीय जो था ये कैसा न्यायालय था? ये दीवानी न्यायालय था। याद रखेंगे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा न्यायालय दीवानी था और कौन सा न्यायालय फौजदारी था। इसके अलावा ये भी पूछा है कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? तो इसका न्यायाधीश होता था प्रदेष्टा जो है ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और आपके धर्मस्थीय यानी कि जो आपका दीवानी न्यायालय है इसका कौन होता था न्यायाधीश? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका न्यायाधीश होता था व्यवहारिक जो है ये आपका दीवानी मामले सुनता था और जो प्रदेष्टा था ये फौजदारी मामले सुनता था। कंटक शोधन फौजदारी मामले हैं और आपका धर्मस्थीय दीवानी मामले से संबंधित है। तो आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है बच्चों। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में कई बार आया भी है। स्वरूप चेंज हो जाता है लेकिन प्रश्न यही रहता है, यानी कि स्वरूप बदल करके क्वेश्चन कई बार आया है और मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं जो भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशों, इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बताना है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो इतिवृत्त है, जो राजवंशों के इतिहास है, साथ ही जो वीर गाथा है उसको कौन कंठस्थ करने का काम करता था, किसका व्यवसाय था? पहला है श्रमण, दूसरा है परिव्राजक, तीसरा है अग्रसारित, चौथा है मागध। तो आपको बताना बच्चों कौन था जिसका व्यवसाय था इतिहास को और पुराने टाइम का जो इतिवृत्त है और इन सारी वीर गाथाओं को कंठस्थ कर लेता था, यानी कि याद कर लेता था। तो आपको बताना है बच्चों किसका व्यवसाय था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है श्रामक, परिव्राजक, अग्रसारित और मागध। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही है। जो मागध हुआ करते थे यही लोग
जो पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो राजवंशों का इतिहास है, जो वीर गाथाएं हैं, वो कंठस्थ कर लेते थे। और फिर ये इनका व्यवसाय भी हुआ करता था। इसी को मागध या सूत वर्ग भी कहा जाता था। अगर ऑप्शन में मागध ना हो तो सूत वर्ग भी हो सकता है। सूत वर्ग या मागध, ये लोग इसी को कंठस्थ करके सुनाया करते थे। समाज में इनको जो है प्रसारित करते थे, जिससे इनको इनकम होता था और इनको फायदा होता था। नेक्स्ट है बच्चों, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कौन सा वो ग्रंथ है जो इस बात का अनुमति देता है कि अगर किसी महिला को उसका पति जो है वो छोड़ देता है, यानी कि तलाक दे देता है, तो वो दोबारा से विवाह कर सकती है? तो ये आपको बताना है बच्चों कौन सा है कि वो मतलब अपने पति जो पत्नी है, प्रत्येक पत्नी है, के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति, यानी कि वो तलाक ले सकती है, अपने पति से अलग हो सकती है। मैक्सिमम जो धर्म ग्रंथ हुआ करते थे वो कहते थे कि शादी के बाद फिर पत्नी की मृत्यु के बाद ही वहाँ से अर्थी निकलती है, वो अपने पति का घर नहीं छोड़ सकती। लेकिन कौन सा ग्रंथ है जिसने कहा कि अगर कोई समस्या हो या अपने पति के द्वारा उसको छोड़ दिया जाए तो वो विवाह को समाप्त करके वहाँ से जा सकती है? ये ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र है, या मानव धर्म शास्त्र है, या शुक्र नीति शास्त्र है, या अर्थशास्त्र है? तो आई होप बच्चों आंसर आपको पता होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको पता भी है कि अर्थशास्त्र में ही ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में ही महिलाओं को अपने पति से विवाह विच्छेद करने की अनुमति मिली है अगर पति उनको छोड़ देता है तो। और इसके अलावा अर्थशास्त्र में ही शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है, ये भी याद रखेंगे। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है, आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। और मौर्य काल में ही सबसे ज़्यादा शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था, ये भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा शूद्रों को मौर्य काल में ही कृषि वर्ग में लगाया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कृषि वर्ग में किस काल में सबसे ज़्यादा शूद्रों को लगाया गया है, तो मौर्य काल में लगाया गया है। साथ ही अर्थशास्त्र में ही शूद्रों को सेना में शामिल होने का या भाग लेने का अधिकारी भी बताया गया कि जो शूद्र हैं ये भी सेना में भाग ले सकते हैं। ये बात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है। और मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र में 15 जो है अधिकरण हैं, और जो अर्थशास्त्र है ये महाभारत शैली या चंपू शैली में लिखा है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। 6000 श्लोक हैं इसमें। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चों। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जिनका नाम है, उन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र एक राजनीतिक बुक है, इसमें राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? कौन सा ग्रंथ है जो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता? पहला है जातक, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है याज्ञवल्क्य, चौथा है अर्थशास्त्र। आपको बताना बच्चों कौन सा ग्रंथ है जो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता। आप देखेंगे यहाँ पे ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मनुस्मृति ग्रंथ ही है जो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता। जो मनुस्मृति है ये विधवा विवाह की अनुमति भी नहीं देता, यानी कि महिलाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती, चाहे वो तलाकशुदा हो या वो जो है विधवा हो, उनको विवाह करने की अनुमति नहीं है। मनुस्मृति ने ही महिलाओं को विधवा होने के बाद बाल नहीं रखने का भी जो है विधान किया था कि विधवाओं को बाल नहीं रखना है। और इन्होंने विवाह करने की सबसे अच्छी आयु 8 वर्ष बताया है। ऐसे बहुत सारी बातें जो मनु की हैं जो कि अब आज के समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें अच्छी नहीं कही, खास करके महिलाओं के बारे में, इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है। हालांकि हमारी जो विधि का एक तरीके से कहिए कानूनों का जो एक सार है या जो एक समाज का चलाने का जो जरिया था वो मनुस्मृति ही था, इसीलिए इसको सबसे पुराना जो है कानूनी ग्रंथ भी माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से उनके आगमन का सही क्रम, यानी कि यहाँ पे जो लोग दिए हैं इनके आगमन का आपको सही क्रम बताना है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको ऑप्शन की सहायता से बताना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया है। तो आपका ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और आपका बी में है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, और आपका सी में है तीसरा और उसके बाद आपका है पहला, और उसके बाद है आपका चौथा, और उसके बाद है आपका दूसरा। यानी कि तीसरे ऑप्शन में है सी में है तीसरा,
पहला, चौथा और दूसरा। आप 3 ऑप्शन में से बता दीजिए बच्चों, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके लिए आसान होगा। और ये भी आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है। और ये कूट के साथ साथ इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए, फाहियान किसके शासनकाल में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कूट की सहायता से आपको बताना था और आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा। आपको पता है मेगास्थनीज जो है मौर्य साम्राज्य में आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, पहले नंबर पे आ जाएंगे, यानी कि तीसरा, कूट सी में है तो आपका तीसरा ही सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे ह्वेनसांग, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के या विक्रमादित्य के दरबार में आए हैं। तीसरे हैं इत सिंह, ये तीसरे नंबर पे जो आए हैं वो ह्वेनसांग आए हैं। ह्वेनसांग जो है ये हर्ष के शासनकाल में आए हैं, हर्षवर्धन के समय में। और चौथे नंबर पे आपके इत सिंह आते हैं, यानी कि सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद आपके फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग और फिर इत सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यात्री है और किसके शासनकाल में आया है। नेक्स्ट बच्चों, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको बताना क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही है, यानी कि आपको सत्य कथन बताना है। इसमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है, सत्य कथन बताना है बच्चों। और सत्य कथन के अलावा आपको ये भी बताना है कि आपके ऑप्शन में आपको दे रही हूँ कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ए में है या कहिए कि ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला और दूसरा और डी में है सभी। आपको बताना बच्चों कि कौन सा सही है। डी में है सभी, सी में है पहला दूसरा, बी में है केवल दूसरा और ए में है केवल पहला। तो आपको बताना बच्चों कौन सा सही है। पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। क्या ये कथन सही है। दूसरा है अंतिम शुंग शासक जो है पुष्यभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके सिंहासन को हथिया लिया था। तीसरा है आंध्र के कण्व राजवंशों के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो आंध्र यानी कि आंध्र प्रदेश के राजा हैं, इनको जो है इन्होंने कण्वों को लास्ट में समाप्त किया था। यानी कि आंध्र के जो शासक हैं इन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। क्या आंध्र के शासक, आंध्र मीन्स सातवाहन की बात कर रहा है, क्या सातवाहनों ने कण्व वंश के अंतिम शासक को पद से हटाया था। तो आपको बताना बच्चों कौन सा कथन सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कथन सही है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं। ध्यान से सुनिएगा। अंतिम मौर्य जो शासक हैं, आप देखेंगे अंतिम नंद शासक जो थे वो घनानंद थे, उनको हटा करके मौर्य शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। फिर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, इनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना की। फिर अंतिम जो शुंग शासक हैं ये आपके कौन है, विश्वभूति हैं और इनकी हत्या उन्हीं के ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और कण्व वंश की स्थापना की। उसके बाद कण्व वंश के अंतिम शासक को पद से जो हटाया है वो हटाया है आंध्र सातवाहनों ने और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं। दूसरा है 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कृष्ट हैं। तीसरा है यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित किया गया था, यह समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। चौथा है यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। अब आपको बताना है बच्चों कि बराबर की पहाड़ियों के बारे में कौन सा कथन सही है। मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही अच्छे से बताया था कि बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में हैं और इसमें जो है क्या है, पहले तो आप आंसर बता दीजिए कौन सा सही नहीं है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही नहीं है। पहला सही है कि बराबर की पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं और उन 4 गुफाओं का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें आपका विश्व झोपड़ी था, पहला था विश्व झोपड़ी, याद रखेंगे विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी के अलावा था कर्ण चौपर, इसके अलावा था
सुदामा, सुदामा, सुदामा भी था। और जो आपका चौथा था वो था लोमस ऋषि, लोमस, लोमस ऋषि, लोमस ऋषि गुफा। ये 4 गुफाएं हैं बच्चों, ये भी एग्जाम में आ चुका है, नेट के एग्जाम में भी आया था कि इनमें से कौन सी गुफा है जो बराबर की कौन सी मतलब गुफा है जो बराबर की पहाड़ियों में नहीं थी। तो इनमें से कोई एक जो है हटा करके कोई दूसरा ऑप्शन रख दिया जाता है और फिर आपको पता करना होता है कि कौन सा नहीं था। तो आप अगर आपको पता है कि 4 गुफाएं हैं, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, तो आपको इसमें से एलिमिनेट करना बहुत आसान रहेगा। ये 4 गुफाएं हैं जो बराबर की पहाड़ियों में हैं, जिसमें से जो आपका लोमस ऋषि है ये माना जाता है कि जो अशोक हैं इनके पौत्र दशरथ ने बनवाया है। और इसीलिए इन 3 गुफाओं में उस समय के अभिलेख भी मिलते हैं अशोक के बारे में। वही यहाँ पे दिया है कि 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख हैं। सुदामा पे है, विश्व झोपड़ी पे है और कर्ण चौपड़ पे है। लोमस ऋषि पर अशोक के अभिलेख नहीं हैं, याद रखेंगे बच्चों। दूसरा भी सही है। तीसरा है यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है। ये गुफाएं आजीविकों को ही दान में दिया गया था। इसीलिए क्वेश्चन बनता है बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है, बिहार में है। बराबर की पहाड़ियाँ में किसने गुफाएं दान में दी थी, अशोक ने दान दी थी। किस धर्म को या किस संप्रदाय को दान में दिया था, आजीविकों को दान में दिया था। कितनी गुफाएं बनवाई थी, तो वहाँ पे 4 गुफाएं मिलती हैं। कितने में अभिलेख मिले हैं, 3 में मिले हैं। और कौन कौन सी हैं ये भी बता दिया। इतने तरह के क्वेश्चन अभी तक यहाँ से बने हैं बच्चों, और वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। चौथा जो है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कह रहा है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तब तो मौर्य वंश का अस्तित्व ही नहीं था, तो इतना पुराना कैसे हो सकता है। आपको पता है कि जो अशोक हैं इनका कार्यकाल बहुत बाद में आया है। तो यहाँ जो अभिलेख मिले हैं ये आपका जो है ये 300 ईसा पूर्व से लेकर के 180 ईसा पूर्व के बीच के हैं। इसीलिए ये आपका चौथा ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, और इसमें गलत ही बताना था, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी मिली। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। आपको बताना है कि कौन इनमें से तीनों का समसामयिक नहीं था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको पढ़ा भी होगा और आपके जो है समझ में भी आएगा ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है आपकी मिलिंद और चौथा है प्रसेनजीत। आपको बताना है बच्चों कि कौन है जो एक दूसरे के समसामयिक नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा है जो एक दूसरे के समकालीन नहीं है, यानी कि वो जो है अलग टाइम पीरियड का है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर आपको समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। आपको पता है इसमें जो बिंबिसार हैं ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध जो हैं इनके बारे में आपको पता है ये मौर्य शासन के मौर्यों के काल में इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा, लेकिन इनका जो आप देखेंगे प्रवचन चला है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चला है। और जो चौथे हैं प्रसेनजीत, ये भी इसी दरमियान थे। प्रसेनजीत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। इन्होंने कहा था कि मैं और बुद्ध लगभग एक ही उम्र के हैं। बिंबिसार भी आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आए हैं, और जो गौतम बुद्ध हैं वो भी इसी दरमियान है। प्रसेनजीत भी इन्हीं के समकालीन हैं, लेकिन जो मिलिंद हैं ये आप देखेंगे इनके समकालीन नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये समकालीन नहीं है, ये अलग टाइम पीरियड में आए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था। आपको बताना है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में तांबे की सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किसने किया था। सिक्कों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट बताए थे। अब आपको बताना है कि कौन थे। क्या वो इंडो ग्रीक थे, या वो आपके कुषाण थे, या शक थे, या प्रतिहार थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम में कई बार आया भी है। और चलिए आप फटाफट आंसर दीजिएगा कौन सा सही हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा, ये कुषाणों का होगा। कुषाण जो थे इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो है तांबे के सिक्के चलाए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कुषाणों ने ही सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। ये भी मैंने आपको बताया था, शुद्ध सोने का सिक्का इन्होंने ही चलाया था, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का। इसके अलावा इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, और इंडो ग्रीक में जो शासक थे
वो कौन थे? मिनेंडर थे, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। अगर ऑप्शन में मिनेंडर नहीं है तो कुषाण वंश के जो राजा हैं बिम कटफिसस, इनको आप सही कर देंगे। बिम कटफिसस अगर हैं तो आप इनको सही करेंगे दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आप इंडो ग्रीक शासक जो मिनेंडर हैं इनको सही करेंगे। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर पूछे कौन सा राजवंश है जिसने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, इंडो ग्रीक ने चलाए। इंडो ग्रीक में पहला राजा कौन था? तो वो आपके मिनेंडर थे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप कुषाण सही करेंगे, और कुषाण वंश में जो राजा हैं वो कटफिसस को सही करेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। और कुषाणों ने देखिए सबसे शुद्ध सोने के साथ साथ सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के भी चलाए हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सिक्के चलाए हैं वो मौर्यों ने चलाए हैं। और सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में जिसने चलाए हैं वो आपके गुप्त हैं, और सबसे ज़्यादा टाइप के सिक्के जिसने चलाए हैं वो सातवाहन हैं। ये सारी बातें हमने आपको पहले भी बताई हैं, आज फिर से रिपीट कर दिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? पहला है 58 ईसा पूर्व में, दूसरा है 78 ईस्वी में, तीसरा है 320 ईस्वी में, चौथा है 620 ईस्वी में। तो आपको बताना बच्चों शक संवत का प्रारंभ हुआ। वेरी इजी, और आर्ट एंड कल्चर में मैंने इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही इन सिक्कों मतलब जो है संवत को चलाया था, और किस उपलक्ष्य में? तो अपने राज्यारोहण के। 78 ईस्वी में जो कनिष्क हैं इनका राज्यारोहण हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है शक संवत चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर विक्रम संवत पूछ लेता तब आपका 57 ईसा पूर्व हो जाता, तभी आपका हो जाता 57 ईसा पूर्व, और ये हो जाता विक्रम संवत। ये हो जाता आपका विक्रम संवत, याद रखेंगे विक्रम संवत हो जाता। और आपका 600 ईसा पूर्व ये कब का है? तो आपको पता है कि 600 ईस्वी, ये आप जानते हैं कि इस समय जो हिजरी संवत चलाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे बच्चों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका शक संवत है, और ये 78 ईस्वी में चलाया गया है। नेक्स्ट है विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो क्या आपको बताना है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर? आप देख रहे हैं यहाँ पे विक्रम भी हैं और शक भी हैं। अब इनके बीच कितने वर्षों का अंतर है आपको यही बताना है। क्या 57 वर्ष का है, क्या 78 वर्ष का है, क्या 135 वर्ष का है, या 320 वर्ष का है? तो आई होप बच्चों ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ये क्वेश्चन बार एग्जाम में आता है और आपको ये पता भी होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था कि आपका जो 57 और 58 इन दोनों को जब प्लस कर लेंगे, जब आप 57 प्लस 78 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 135 वर्ष, यानी कि 135 वर्ष है। इन दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर आता है। और आपको पता है कि ईस्वी से 57 वर्ष पहले, यानी कि आपका 57 ईसा पूर्व में आया था विक्रम संवत, और ईस्वी से 78 वर्ष आगे, यानी कि 78 ईस्वी में आया है आपका शक संवत। इन दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर पाया जाता है। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और वहाँ पे पूछ लेता है कि ईस्वी सन को अगर शक संवत में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, या ईस्वी संवत में अगर आपको मतलब जो है विक्रम संवत में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको ईस्वी सन को जो है विक्रम संवत में या शक संवत में कन्वर्ट करना है तो आप ईस्वी सन में क्या करेंगे? 78 वर्ष माइनस कर देंगे। और अगर ईस्वी सन को आपको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो ईस्वी सन में आप 57 वर्ष को प्लस कर लेंगे, तो आपका जो सन आएगा वही आपका जो है ईस्वी सन का शक में और ईस्वी सन का विक्रम में हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आए हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इसको फिर से आप लोगों को बता दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बार आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। चलिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? यहाँ पे कह रहा है कि जो शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसमें जो एक चैत्र आता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन से तारीख को पड़ेगा? सीधे बताना बच्चों, एक चैत्र का डेट जो कि आपके शक संवत के अकॉर्डिंग है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस डेट को पड़ेगा? तो पहला है क्या 22 मार्च को पड़ेगा अथवा 21 मार्च, या 15 मई को पड़ेगा अथवा 16 मई को, या 31 मार्च को पड़ेगा अथवा 30 मार्च को, या 21 अप्रैल को पड़ेगा अथवा 20 अप्रैल को।
आपको बताना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक चैत्र जो आपके राष्ट्रीय पंचांग में है, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, 22 मार्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लीप ईयर आ गया, कोई ईयर अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बना है कि अगर लीप ईयर है तब कौन सा होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर में, और अगर सामान्य ईयर है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन सा होगा डेट। तो अगर सामान्य ईयर है तो 22 मार्च, लीप ईयर है तो 21 मार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों, ध्यान देंगे इसको, आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट है बच्चों, अश्वघोष किसके समकालीन था। आपको बताना है अश्वघोष किसके समकालीन था। क्या ये अशोक के समकालीन है, या ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, या कनिष्क के समकालीन है, या हर्षवर्धन के समकालीन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये तो आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए। अश्वघोष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी और ये भी। अश्वघोष आपको पता है ये कनिष्क के दरबार में थे। और अगर आपने नाम सुना होगा चतुर्थ बौद्ध संगीत की, तो उसमें भी अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी आया है कि उपाध्यक्ष कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगीत का। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। ये भी पूछा है कौन थे अध्यक्ष, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में कनिष्क के शासनकाल में जो आपका बौद्ध धर्म है ये हीनयान और महायान में बट गया था। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये 4 हुई हैं। पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है, राजगिरी में हुआ है। और यहाँ पर जो रचना की गई थी वो किया गया था आपका सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक आपने नाम सुना होगा, सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ ये वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध धर्म का औपचारिक विभाजन हुआ। वहाँ पे जो विभाजन हुआ वो हुआ था अस्थविर और महासंघिक में। यही अस्थविर आगे चल के हीनयानी कहलाए चतुर्थ बौद्ध संगीति में, और वही जो महासंघिक हैं वो चतुर्थ बौद्ध संगीत में महायान कहलाए। याद रखेंगे, पहला औपचारिक विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था अस्थविर और महासंघिक के रूप में। यही चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान हो गया। और आपके पहले बौद्ध संगीत में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में, ये आपका हुआ था जो है पाटलिपुत्र में। और इस समय इनके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्य। और इस समय तीसरा पिटक लिखा गया था अभिधम्म पिटक। याद रखेंगे बच्चों, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीत में हुई थी। पहले में विनय और सुत्त, तीसरे में अभिधम्म, दूसरे में 2 विभाजन और तीसरे में भी फिर से विभाजन। तो याद रखेंगे ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है हड़प्पा सभ्यता से चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, क्या ये सही है। दूसरा है कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित हैं। तीसरा है मुगल का संबंध अजंता चित्रकारी से है। चौथा है मराठा पहाड़ी चित्र शैली से संबंधित है। आपको बताना कौन सा सही है। ऑप्शन में आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको ऑप्शन की सहायता से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। क्या हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर मृद भांड थे, क्या कुषाण काल में गांधार कला शैली थी, क्या मुगल काल अजंता चित्रकला से जुड़ा है, क्या मराठाओं के समय में पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे जो भी बातें हैं इसमें कौन सा सही है। तो आपका जो सही है वो कुषाण काल में जो है विकास हुआ था गांधार कला का, ये पॉइंट आपका सही है। बाकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड नहीं बल्कि लाल काले मृदभांडों का विकास हुआ था। लाल काले मृदभांड, लाल कलर के बर्तन होते थे, काले कलर से उस पर डिज़ाइन की जाती थी, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा जो है यही आपका सही है कि कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ था। गांधार कला आप देखेंगे आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुआ था कुषाणों के शासनकाल में। और जो तीसरा ये क्यों गलत है, मुगलों के समय में अजंता चित्रकला का विकास नहीं हुआ था बल्कि अजंता चित्रकला गुप्त शासन में के टाइम में विकास हुआ है और अजंता चित्रकला बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 29 यहाँ पे गुफाएं हैं और साथ ही इसमें कुछ विहार और चैत्य भी हैं।
याद रखेंगे। इसके अलावा आपका जो है एलोरा और एलिफेंटा राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। जो आपका चौथा ये भी गलत है। गलत क्यों है बच्चों? क्योंकि जो आपका पहाड़ी चित्र शैली है ये मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है धीरे धीरे विकसित हुआ है, और ये जो है विकसित हुआ है कश्मीर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। इसीलिए आपका मराठों से संबंधित नहीं है, बल्कि उत्तर मुगल काल के टाइम पीरियड में ये पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिमाचल और कश्मीर में विकसित हुई थी। ये सारी बातें हमने आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों से जुड़े हैं। क्या कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे? दूसरा है क्या गुप्तों ने सोने के और चांदी के सिक्के जारी किए थे? तीसरा है क्या सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? और चौथा है क्या कलचुरियों ने सोना चांदी और तांबे का सिक्का जारी किया था? कौन सा सुमेलित नहीं आपको ये बताना है। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत आसान भी हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले से ही बता दी हैं। आपको मैंने अभी बताया कि कुषाणों ने ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे। मैंने ये भी बताया गुप्तों ने सबसे ज़्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र अंकित चांदी का सिक्का या रजत सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था, ये भी सही है। जो कलचुरी हैं इन्होंने स्वर्ण चांदी तांबा सभी के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के तो चलाए थे, लेकिन उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। चांदी तांबा सीसा प्रोटीन इन सभी का इन्होंने सिक्का चलाया। इसके अलावा इन्होंने मिक्स करके धातुओं का भी सिक्का चलाया, लेकिन सोने का सिक्का सातवाहनों ने नहीं चलाया था, और इसीलिए सुमेलित पूछ रहा था। तो आपका तीसरा ही ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है। कौन सा कला है जो भारतीय और यूनानियों की कला के मिश्रण का नमूना है? आपको बताना है क्या ये शिखर शैली है, दूसरा है वेरा शैली है, तीसरा है गांधार शैली है, चौथा है नागर शैली है। आपको बताना बच्चों कौन सा है जो यूनानी भारतीय कला का सम्मिश्रण है। आपको ये तो पता ही है कि नागर नहीं होगा, नागर मूर्ति नहीं बल्कि ये आपका मंदिर शैली है, नागर हो ही नहीं सकता। नागर बेसर और आपके जो है द्रविड़ ये सब आपको मैंने बताया ही है। और ये शिखर जो है मंदिर का भाग होता है, ये भी नहीं होगा, और बेरा भी नहीं है। गांधार शैली जो है इसी को ही भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण कहा जाता है। इसी को एक और नाम दिया जाता है हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला, ये भी क्वेश्चन आया है जो है भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से कौन सी कला का विकास हुआ था? हेलेनिस्टिक कला। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और बुद्ध की ये बौद्ध धर्म को समर्पित कला है। इसमें जितनी भी मूर्तियां बनी हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई हैं। और इसमें इन्होंने बुद्ध भगवान के शरीर को बहुत खूबसूरत बनाया है, उनको जो है कपड़े पहनाए हैं, उनके बाल घुघराले बनाए हैं, उनको जूता चप्पल पहनाया है, साथ ही उनके शरीर को बहुत ही हिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरीय चट्टानों का प्रयोग किया जाता था? पहला है मौर्य मूर्तिकला में, दूसरा है मथुरा मूर्तिकला में, तीसरा है भरहुत मूर्तिकला में, चौथा है गांधार मूर्तिकला में। तो आपको बताना है बच्चों कौन से मूर्तिकला में जो पत्थर है वो हरे रंग का या हल्के नीले रंग का पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो हरे या नीले रंग के पत्थर का उपयोग कौन से कला में उपयोग किया जाता था? तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कौन सी कला है। आर्ट एंड कल्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने उसको देखा है तो आपके लिए 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि ये गांधार कला की विशेषता है, यही हरे और नीले रंग के पत्थर से बनाई जाती थी। और इसी कला में बुद्ध की सबसे खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हैं, जिसमें उनके नाक नक्शे बहुत ही नुकीले बनाए गए हैं, सर के पीछे आभा जो है चमकदार आभा बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत जो चित्र और मूर्तियाँ आपको दिखें वो समझ आएगी कि गांधार कला है। जो आपका मथुरा कला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, और इसमें आध्यात्मिक मूर्तियाँ ज़्यादा बनी हैं। इसको भी कुषाणों ने ही संरक्षण दिया है, और ये हिंदू बौद्ध जैन सभी धर्मों को समर्पित है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी मूर्तिकला सभी धर्मों को समर्पित है? मथुरा मूर्तिकला समर्पित है। गांधार कला जो है बौद्धिस्टों को संबंधित है। इसके अलावा अमरावती कला भी था, अमरावती मूर्तिकला भी था जो कि आंध्र प्रदेश में फैला था, जिसको सातवाहनों ने विकसित किया था। और इस पे ज़्यादातर जो प्रयोग किया गया संगमरमर की मूर्तियां बनाई गई हैं,
और ये भी जातक कथा और बौद्ध धर्म के साथ ही आम जनजीवन की चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अमरावती कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। 3 मूर्ति कला आपके यहाँ थी, गांधार मूर्ति कला, उत्तर पश्चिम में बीच में मथुरा मूर्ति कला और दक्षिण में अमरावती मूर्ति कला था, जिसमें से मथुरा और गांधार कुषाणों के शासनकाल में विकसित हुआ और अमरावती जो है सातवाहनों के शासनकाल में विकसित हुआ था। ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? आपको इनका सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद और उसके बाद। ये आपको बताना है बच्चों कि पहला आक्रमण किसका हुआ था, उसके बाद किसका आक्रमण हुआ और उसके बाद किसका आक्रमण हुआ था। पहला ऑप्शन है यूनानी, शक और कुषाण, दूसरा है यूनानी, कुषाण और शक, तीसरे हैं शक, यूनानी और कुषाण, चौथे हैं शक, कुषाण और यूनानी। आई होप आपको भी ये आंसर बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है कि सही कालक्रम आपको बताना है। पहले जो आक्रमणकारी हैं, आपको पता है भारत में पहले जो आक्रमणकारी हैं वो ईरानी हैं। ईरानी ऑप्शन में नहीं है, तो ईरानियों के बाद यूनानियों ने आक्रमण किया है, उसके बाद शक ने आक्रमण किया, उसके बाद कुषाणों ने और फिर पहलों ने। सही क्रम देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले ईरानी है, इसके बाद यूनानी है और इसके बाद आपके आते हैं शक और उसके बाद आते हैं कुषाण और उसके बाद आते हैं आपके पहलव। ये आपके जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनका क्रम है। ये 5 राजवंश है जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पे भारत पे आक्रमण किए हैं और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा करके शासन भी किया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कौन सा कूट सही है। यूनानी, शक और कुषाण किस में है? यूनानी, शक और कुषाण आपके ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही है। और अगर इसमें से आपके पास 5 ऑप्शन है, आगे से अगर आपको और भी कोई मिलता है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि गलत है? आपको इसमें से गलत बताना है। क्या शुंगों की राजधानी या साम्राज्य पाटलिपुत्र में स्थापित था? क्या सातवाहन पैठन से संबंधित हैं? क्या जो कदम्ब थे इनकी राजधानी बनवासी थी? क्या जो चंदेल थे इनकी राजधानी तिरुवनंतपुरम थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में बार बार आता है और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ये सारे अलग अलग महत्वपूर्ण राजवंश हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनका शासन था, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी राजधानियाँ थी। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा कि जो आपका कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो ये आपको पता है चंदेलों का जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम नहीं है, या इनका जो साम्राज्य था ये महोबा में था। महोबा आगे चल के इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बना लिया था जो है खजुराहो इंपॉर्टेंट है बच्चों। खजुराहो जो कि एमपी में है। खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बाद में बना ली थी, शुरुआत में महोबा में थे और इन्होंने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी किया है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं ये नागर शैली में बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें याद रखेंगे। साथ ही शुंग आप जान ही रहे हैं, जो मौर्य वंश है इनको समाप्त करके पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य की नींव डाली थी, तो जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र में होंगे। सातवाहन जो आंध्र प्रदेश के हैं आपको पता है ये भी कहाँ से संबंधित हैं, इनकी राजधानी पैठन थी। और जो कदम्ब हैं इनकी राजधानी बनवासी थी। ये सारी बातें याद रखिएगा बच्चों। ये दोनों दक्षिण के राजवंश हैं और ये जो है ये मध्य क्षेत्र के राजवंश हैं और ये उत्तर के राजवंश हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा आपका कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है। आपके पास कूट है, ये है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तीसरा है कथन सत्य है कारण गलत है और चौथा है कारण सत्य है कथन गलत है। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा सही है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य भाषाओं का विकास हुआ और सातवाहन राजाओं ने साहित्यिक रचनाओं के लिए संस्कृत एवं अन्य भाषाओं को अपनाया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। बातें दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या नासिक में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं इनके बारे में उल्लेख मिलता है। क्या हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारबेल से है। क्या भीतरी अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। क्या गिरनार का संबंध रुद्र दामन प्रथम से है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है।
और ये भी आपके लिए बताना बहुत आसान हो गया होगा क्योंकि हमने इन सभी अभिलेखों के बारे में पिछले के प्रश्न में आपसे डिस्कशन कर लिया है। यही फ़ायदा होता है बच्चों प्रैक्टिस करने का, जो भी डाउट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो बढ़िया से तैयार हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेशन से जुड़े हैं तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कम से कम ये क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको मैंने बताया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध नासिक जो है अभिलेख से है, बिल्कुल सही है। और हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल का है, ये तो बिल्कुल सही है, जो जैन धर्म को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से कलिंग नरेश जो है उनका भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने नहर बनवाया था। और आपका गिरनार जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है। यहाँ से 4 राज्यों और राजाओं और 4 राज्यपालों का उल्लेख मिलता है जो जिन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और बनवाया था। लेकिन आपका जो भीतरी है, आपको पता है भीतरी स्तंभ लेख जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। स्कंदगुप्त से जुड़ा है बच्चों। भीतरी और जूनागढ़ दोनों अभिलेख स्कंदगुप्त से जुड़े हैं और दोनों अभिलेख बताते हैं कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। लेकिन जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन का संबंध इससे नहीं है। पुलकेशिन ऑप्शन में ये गलत हो जाएंगे। पुलकेशिन को याद रखिएगा, ये नहीं है। इनका संबंध विदिशा से है, विदिशा लेख से। विदिशा लेख जो है ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्होंने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था और एक चालुक्य शासक हैं और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। चालुक्यों में सबसे शक्तिशाली शासक थे। और पुलकेशिन द्वितीय को जब ये दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहे थे, इनको महेंद्र द्वितीय ने हरा दिया था। ये चीज़ भी याद रखेंगे। और इन्हीं के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ये भी एग्जाम में आया है कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी कवि थे। और इन्होंने अपने आप को भारवी और कालिदास से श्रेष्ठ बताया है अपने अभिलेखों में। और इन्होंने ही कहा कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा क्योंकि उनको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया है। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चों, रवि कीर्ति का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब आपको बताना है बच्चों, क्या कथन कारण दोनों सही और पुष्टि कर रहा है, क्या दोनों सही नहीं, दोनों सही है लेकिन पुष्टि नहीं कर रहा है, या पहला सही है दूसरा गलत है, और चौथा है कि पहला गलत है और दूसरा सही है। आपको बताना बच्चों कौन सा है जो कि सही है। तो ये भी आपको पता होगा कि जो कुषाण है इनकी 2 राजधानियाँ थी। एक मथुरा थी, वो धार्मिक राजधानी थी। पेशावर इनका राजनीतिक राजधानी था। ये मथुरा से लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा तक फैले थे। और इनका जो व्यापार है ये फारस की खाड़ी और लाल सागर में होता था। बिल्कुल सही है बच्चों। लेकिन इनके पास सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। भारतीय इतिहास में खास करके प्राचीन काल में सबसे बेहतरीन जो नौसेना थी वो किसकी थी? ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। नौसेना जिसकी सबसे अच्छी थी वो थे चोल। चोलों की सेना सबसे अच्छी थी। चोलों ने ही श्रीलंका, मालदीव, उसके आसपास के द्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जीता था। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के क्षेत्रों पर इन्होंने जलीय मार्ग से जाने वाले व्यापारियों से टैक्स वसूला था। इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था और सबसे बेहतरीन नौसेना जो है ये चोलों की थी। साथ ही चोल राजवंश ने ही स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा दिया था। ये क्वेश्चन भी आया कि स्थानीय स्वशासन किसने बनाया, सबसे ज़्यादा बढ़िया था? चोलों का था। लेकिन महिलाओं को प्रशासन में जिसने सबसे ज़्यादा भागीदारी दी वो चालुक्य थे। चालुक्य वंश ने सबसे ज़्यादा महिलाओं का समर्थन किया है। याद रखेंगे बच्चों, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब पहला सही और दूसरा गलत है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला सही और दूसरा गलत। आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथन सही है लेकिन कारण आपका गलत है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। या कहिए कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ये सारी बातें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। पहला गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आपको बताना है क्या ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, या दूसरा है समुद्रगुप्त थे, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चौथा है श्रीगुप्त थे। आपको बताना है बच्चों कौन थे, कौन से शासक ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी।
तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, महाराजा धीराज, तो याद रखेंगे महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, साथ ही परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा और बहुत सारे उपाधियां इन्होंने धारण की है, याद रखेंगे बच्चों। और गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद जो आते हैं वो घटोत्कच थे, घटोत्कच। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसीलिए जब संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सारी बातें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समुद्रगुप्त को ही बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन भी आया है, बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर कौन बना है, तो ये बने हैं समुद्रगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन्होंने ही उत्तर और दक्षिण के बहुत सारे राज्यों को जीता था। और ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त हुए थे। ये भी आपको याद होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। अब इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको बार बार डिस्कस किया गया। ये फिर से आया है और आपको बताना है कि इलाहाबाद का स्तंभ लेख किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें तो कोई दम ही नहीं है, बिकॉज इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है ये कौशाम्बी में था। अशोक ने उस पर अपने आदेश लिखवाए थे, लेकिन इस पर जो प्रशस्ति लिखी गई है, प्रशंसा जिसकी की गई है, वो समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। राजा की प्रशंसा में लिखी गई उक्ति को ही प्रशस्ति कहा जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने लिखा है। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है याद रखिएगा हरिसेन थे इनके दरबारी कवि। साथ ही अशोक द्वारा ये जो है स्थापित था कौशाम्बी में, और इसी पर जो है बीरबल और जो आपके पुत्र हैं जहांगीर अकबर के, इनका भी जो है लेख पाया जाता है। अकबर उसको कौशाम्बी से इलाहाबाद में लेकर के आए थे। ये सारी बातें हमने आपको पहले भी बताई हैं। नेक्स्ट बच्चों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि हैं। ये पॉइंट तो लीक हो चुका है। दूसरा है उसने देवी चंद्रगुप्तम नामक महाकाव्य की रचना की है। तीसरा है वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा कथन सही है। तो ये भी बहुत आसान है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा कथन है जो गलत है, और लगभग सारी बातें इसकी मैं बता चुकी हूँ। आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस फटाफट आंसर देना है। आपको पता है पहला जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बात आया आपको, ये इनके दरबारी कवि हैं, इन्होंने ही प्रशस्ति लिखा इलाहाबाद का। दूसरा गलत है बच्चों, देवी चंद्रगुप्तम मैंने पहले के क्लास में बताया था, ये विशाख दत्त की नाटक है देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस। और ये देवी चंद्रगुप्तम जो है ये देता है जो है गुप्त वंश के एक राजा जिनका नाम था देवगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने इसी भाई की हत्या करके, या इसी में रामगुप्त की भी जो है मिलता है उल्लेख, रामगुप्त की हत्या की थी। चूँकि रामगुप्त ने शकों के सामने सरेंडर कर दिया था और अपनी पत्नी को उनको दे दिया था। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपनी भाभी का भेष बनाकर या ड्रेस पहन करके जाते हैं और उस शक राजा की हत्या कर देते हैं। उसके बाद अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देते हैं और उनकी पत्नी से विवाह कर लेते हैं। इसकी जो चर्चा है देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। ये महाकाव्य की रचना जो है हरिसेन ने नहीं किया है। तीसरा है वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है, यानी कि हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है, बिल्कुल सही है। यानी कि दूसरा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा,
तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका पहला और तीसरा है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में है पहला और तीसरा। आई होप बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए रहने देते बच्चों, अगले दिन हम फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आपके सामने है हमारे संस्थान का छूट। अगर कोई भी बच्चा ज़रूरतमंद है जिसको आवश्यकता है ऐसी चीज़ों का, बेहतरीन क्लास का कम फीस में, तो वो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।